ये सूत्र बोल के हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ब्रह्मणो हि समारब्धाम आत्रेयादिषु पूजिताम अस्मदाचार्यं पर्यन्ताम वंदे गुरु परंपराम। आयुर्वेद रतं वंदे माधवाक्यं महागुरुम आयुर्वेदमृतं सर्वं शिष्येभ्यो य प्रदत्तवान्। दृष्टाज्ञाने दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक् श्रेष्ठो महान् संचोदकस्तथा गुणै एते समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समुद्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे। तो सभी गुरुजनों को प्रणाम करके आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। हम अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान में 10th चैप्टर रसभेदीय अध्याय ये देख रहे थे, जिसमें हमने 21 नंबर के श्लोक तक कंप्लीट किया था कि जो रसों के कर्म क्या हैं और उनके अतियोग से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कषाय रस कंप्लीट किया था। कषायः पित्त कफः गुरु अस्त्र विशोधनः पीडनो रोपणः शीतः क्लेद मेदो विशोषणः आम संस्तंभनो ग्राही रुक्षो अतीतोक प्रसादनः करोति शीलितः सो अति विष्टंभ आदमान रुद्रजः त्रुट कार्श्य पौरुष भ्रंश श्रोतो रोध मलग्रहण। तो कषाय रस कैसा है? पित्त कफहा, पित्त और कफ दोष इनके ऊपर कार्य करने वाला है। गुरु अस्त्र विशोधन है, लेकिन वो गुरु है। और अस्त्र विशोधन रक्त शुद्धि करने वाला है। तो तिक्त रस में भी हमने रक्त शोधन देखा था, ये यहाँ पे भी हमने देखा है। जब पित्त और कफ प्रधान रक्त दृष्टि है तब हमें कषाय रस का प्रयोग करना है। फिर पीड़नु, कषाय रस के जो द्रव्य है, जहाँ पे पक्व वर्ण है वहां पे उस पे हमने लेप किया तो पीड़न कर्म अपने आप होगा सूखने के बाद। फिर रोपण कार्य दिखेगा इसके वजह से, कषाय रस की वजह से शीत रहता है वो। क्लेद मेद विशोषण। अब ये अति रुक्ष है क्योंकि इसका हमने पांचभौतिक संगठन देखा था। तो इसमें पृथ्वी और वायु, ये दो पंचमहाभूत है, जिसकी वजह से क्लेद मेद इनका विशोषण करने वाला है कषाय रस। आम संस्तंभन ग्राही रुक्षो अति, देखो ये रुक्ष अति रुक्ष है और तो का प्रसादन करने वाला है। फिर करोति शीलितः सो अति, अगर इसका अति योग हमने किया तो उसकी वजह से हमें विष्टंभ आद्मान रुद्रुजा त्रुट कार्श्य पौरुष भ्रंश स्रोतोरोध मलग्रहण। तो पौरुष भ्रंश हमें पता है, जो शुक्र है हमारा वो स्निग्ध है, पिच्छिल है, कफ प्रधान है। तो इसका अति सेवन किया तो पौरुष भ्रंश शुक्र क्षय होके हो जाएगा। तो आज हम आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि स्कंध मतलब जो वर्ग है, अगर मधुर रस मुझे प्रयोग करना है तो मेरे खान पान में, मेडिसिन में कौन से लिस्ट मेरे दिमाग में होनी चाहिए यूज करने के लिए, पेशेंट को पथ्य पथ्य बताने के लिए, वो यहाँ पे आज हम देखेंगे। ठीक है, तो श्रेया स्टार्ट करो ये। यस सर। तो हमने गुण और कर्म देख लिए षड रसों के। अभी हम मधुर स्कंद के बारे में देखें। घृत हेम गुड़ाक्षोर मोच चोच परुषकम अभीरु वीरा पनस राजादन बलात्रयम् मेधे चतस्र पर्णिन्या जीवन्ति जीवकर्षभौ मधुकं मधुकं बिम्बि विदारी श्रावणी युगम क्षीर शुक्ला तुगाक्षीरो क्षीरिण्यो काश्मीरी सहे क्षीरे क्षुगोक्षुरक्षौद्र द्राक्षादि मधुरो गणः। तो मधुर गण में किन द्रव्यों का उल्लेख किया गया है? तो घृत, हेम यानी कि स्वर्ण, गुड़, अक्षोर, अक्षोर का मतलब होता है अखरोट, मोच, मोच मतलब कदली फल, चोच, चोच का मतलब यहाँ पे नारिकेलम होता है मतलब कोकोनट, परुषक मतलब फालसा, अभीरू, अभीरू शतावरी को बोलते हैं, वीरा, वीरा मीन्स काकोली, पनस का मतलब होता है कटहल, राजादन, बलात्रय, नागबला, मेधा एवं महामेधा, चार पर्णिनी मतलब शालपर्णी, जीवंती, जीवक, ऋषभक, मधुक। मधुक और मधुक अलग होता है। पहला वाला जो मधुक है उसका मतलब होता है महुआ, और दूसरा वाला जो मधुक है उसका मतलब होता है मधुयष्टि। बिंबी, विदारी, श्रावणी युग का मतलब होता है मुंडी। फिर बाद में वो श वाले जो वर्ग है उसमें क्षीर शुक्ला, तुगाक्षीरी, क्षीरिण्यु, दुग्धिका, काश्मरी, सहे, क्षीर, इक्षु आदि का उल्लेख किया गया है। ये सब मधुस्कंद के द्रव्य है। हम्म। यहाँ पे क्या बोल रहा है? घृत हेम गुड़ अक्षोड मोच चोच परुषकम
अभीरु वीरापनस राजा धन बलात्रयम् मेदे चतस्रः मेदे चतस्रः पर्णिन्यो जीवन्ति जीवकर्षभौ मधुकं मधुकं बिम्बि विदारे श्रावणयुगं क्षीर शुक्ला तुगा क्षीरी शिरीण्यो काश्मीरी सहे क्षीर इक्षु गोक्षूर शौद्र द्राक्षादि मधुरो गणः। तो अभी इसमें कुछ जो है वो मेडिसिन के फॉर्म में यूज हम कर सकते हैं, द्रव्य जो ये सब नीचे वाले हैं, ऊपर वाले जो है हम पेशेंट को घर पे ही। मुझे एक मिल नहीं रहा है, कल ही एक पेशेंट का कॉल आया था मुझे, उनका नंबर सेव नहीं है मेरे पास, इसीलिए नहीं तो अभी तुमको दिखाता मैं। कि कल उनका कॉल आया कि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तो मैं अभी क्या कर सकती हूँ। तो मैंने उनको बोला आपके घर पे अगर सूंठ पाउडर होगा तो उसका लेप आप लगा सकते हैं सर पे पानी में मिला के। और लगाने के 5 मिनट बाद उनका कॉल आया कि सर बहुत ज़्यादा रिलीफ है। तो फिर उनका मुझे तब तक मिलता है लेक्चर ख़त्म होने तक, तो मैं वो दिखाता हूँ तुमको। आज एक और पेशेंट का, आज मैं उसका रील बनाने वाला हूँ, देखो अगर वो होगा तो दिखाता हूँ। हम्म, हाँ ये देखो ये। तो ये एक पेशेंट आए थे, तो जिनको 3 महीने से तकलीफ थी, 3 महीने से वो एक पैर उनका जमीन पर टच ही नहीं हो रहा था। तो हमारे पास आई आज। बाकी एलोपैथिक डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट जो थे उनको दिखा के आई। जब हिस्ट्री लिया तो उन्होंने बोला कि मैं ट्रेन से एक बार जल्दी उतर गई थी, चलती ट्रेन में से उतर गई थी, प्लेटफॉर्म बहुत नीचे था तो इसकी वजह से पैर में जर्क लगा था, और वहां से उनकी शुरुआत हुई थी। तो ये बात रखते में हमने इसको डायग्नोस किया। आघातज हिस्ट्री थी। उन्होंने पेन किलर्स वगैरह दिए लेकिन पेशेंट ने परहेज वगैरह कुछ किया नहीं। उनका वो ऑक्यूपेशन से ये थे, बैंक के अंदर सफाई कामगार। तो उसकी वजह से उन जो डाइट और ये सब था, वातरक्त, नमक ज्यादा खाना, बासी खाना खाना, ये सब था, तो वातरक्त दृष्टि फिर से है वहां पे। तो उनको हमने रक्त मोक्षण किया, आया सीधा फटाक से 80 to 100 ml ब्लड निकाला पैरों से, और वो करने के बाद विद इन 5 मिनट्स वो पेशेंट अपने पैरों पे चलने लगी फिर। उसका मैंने वीडियो बिफोर एंड आफ्टर का लिया है, वो मैं देखो बना के डालूंगा मैं। तो यहाँ पे उनका मैसेज है की सर थँक यू माझे मिस्टर पण मला बघून खुश झाले, मतलब 3 महीने बाद उनके हस्बैंड उनको देखा अपने पैरों पे चलते हुए, तो वो भी खुश हुए। तो ये मैं बता रहा हूँ कि इंस्टेंट रिजल्ट्स, उसके बाद में ये जो मेडिसिन है इनके गुण हमें पता होने चाहिए। तो पेशेंट का कभी भी कॉल आता है तो हम उन्हें घर पे क्या बोल सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो कि तब के तब रिलीफ मिले। हर बार हम पेशेंट के लिए एक्सेसिबल नहीं हो सकते, उनको तकलीफ हुआ और हम बोलेंगे क्लिनिक में आ जाओ या ये दवा बाहर से लेके आओ, तो ऐसा हर बार नहीं होता है। तो हमें जो घर में जो मेडिसिन अवेलेबल है उनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो ये देखो घृत, तो घृत है, कभी बहुत सारे पेशेंट आएंगे जिसको डकार ज़्यादा आती है, नाक में से ब्लीडिंग कभी कभी घर पे हो जाता है, एक आंख फड़फड़ करती है ऐसा बोलते हैं, तो यहाँ पे घृत बहुत अच्छा काम करता है। वो घृत का अंजन लगाने के लिए बोलो, घृत का नस्से लेने के लिए बोलो, घृत आंखों पे लगाने के लिए बोलो। डकार आ रही है तो नमक और घी ये इसका सेवन करने के लिए बोलो, तो डकार ये सब वातज जो कंप्लेंट्स है वहीं पे वहीं शांत हो जाएंगे। हेम मतलब सुवर्ण, ठीक है, ये सुवर्ण हम यूज कर सकते हैं क्लिनिक में। गुड़, गुड़ भी रक्त को बढ़ाने वाला है, द्रवता बढ़ाने वाला है। तो ये सब सबके गुण हमें पता होना चाहिए, ये सब आगे के चैप्टर्स जो हैं जिसमें द्रव द्रव्य विज्ञानियम और उसके पहले वाला अन्न द्रव, उसके बारे में वहां पे सबका दिया है। अक्षोड मतलब अखरोट, मोच मतलब मोच मतलब केला, बनाना। चोच मतलब नारियल, नारियल की गुण जैसे बस्ती शोधन करने वाला है, मूत्रल है, वो सब। परुषक एक टाइप का फल है। अभीरू मतलब शतावरी। तो देखो अभी मैं अपने प्रैक्टिस में जब पेशेंट आएगा और मुझे कभी कभी बोलता है कि मुझे डर लगता है, अकेले इस चीज से डर लगता है उस चीज से डर लगता है, तो मैं उसमें पेशेंट को अभीरू देता हूँ। क्योंकि हमें जैसा कार्य अपेक्षित है उस पर्याय नाम जितने भी दिए हैं हर एक द्रव्य से, वैसा प्रयोजन हमें करना चाहिए। तो तब मैं वहां पे शतावरी नहीं बोलूंगा। जब मुझे स्तन्य इफेक्ट चाहिए, शतावरी टैबलेट एक ही है, लेकिन हमें जो कार्य अपेक्षित है उस हिसाब से वो नाम से उसे पुकार के करना चाहिए। तो अभी जब पेशेंट आते हैं जिसका सत्व कम है, जिसको डर लगता है, वात पित्त प्रधान है, तो वहां पे मैं शतावरी यूज करता हूँ, उसका पर्याय नाम है अभीरु। फिर वीरा पनसा राजा दन बलात्रयम, तो बलात्रय जो 3 टाइप के बला है, बला, अति बला और नाग बला, वो मधुर वर्ग में आते हैं। तो
यहाँ से मेडिसिन स्टार्ट हो गए। फिर मेदे, मेदे मतलब दो टाइप की मेदा, एक महामेदा। चतस्त्र पर्णिनी, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, शालिपर्णी, पृष्णिपर्णी, ये चार टाइप की पर्णिनी है जो कि लघु पंचमूल में आते हैं। इनमें से दो, जीवंती, चीवक, वृषभक, मधुकम, मधुकम बताया, जैसे कि एक महुआ होता है और एक होता है यष्टि मधु। बिंबी, विदारी, श्रावणी युगम, फिर जो श्रावणी मतलब गोरख मुंडी, तो बड़ी और छोटी वाली ये दोनों। क्षीर शुक्ला, तुगाक्षीरी, तुगाक्षीरी मतलब वंशलोचन, जो बांस रहता है वो बैम्बू, वो। शीरिण्यो, जो काकोली, शीर काकोली है वो। काश्मरी, सहे। क्षीर मतलब दुग्ध। इक्षु गन्ने का रस। गोक्षुर, शौद्र मतलब हनी। द्राक्षा, आदि मधुरगण। हाँ, तो ये सब मधुरगण में इतने सारे मेडिसिन, इतने सारे द्रव्य आते हैं। आदि बोला है, आदि मतलब यहाँ पे हर चीज नहीं बताया है, या वो एग्जाम्पल के लिए, इंस्टेंस के लिए हमको इतना बता के रखा है। नेक्स्ट, श्रेया। अभी हम आम्ल स्कंद के बारे में देखेंगे। अम्लो धात्री फल अम्लिका मातुलुंग अम्लवेतसम दाडिमम रजतम तक्रम शुक्रम पालेवतम दधि आम्रम अम्रातकम भव्यम कपितम कर्मर्दकम। तो अम्ल स्कंद में धात्री फल का अर्थ है आंवला। फिर आम्लिका, इमली। मस्तुलुंग, अम्लवेतस। दाडिमम, दाडिमम मतलब अनार। रजत, तक्र, शुक्र, पालवेत, दधि, आम्र, आम्रातक, भव्य, कपित आदि का उल्लेख किया गया है। ये सब आम्लस्कंद के द्रव्य हैं। हम्म। तो जो हमने पहले कर्म पढ़ा कि इससे अम्ल रस से ये सब हो जाएंगे, जो भी अपेक्षित कर्म थे उसके बारे में हमने पढ़ा। तो वो कर्म करने के लिए हमें उस रस के द्रव्यों का पता होना चाहिए, है ना। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अम्ल रस का कार्य क्या है। अग्निदीप्त कृत स्निग्ध हृदय पाचन रोचन, प्रीणन, क्लेदन ये सब करने वाला है। मूड वातानुलोमन करने वाला है। उसका प्रयोग करेंगे तो अति योग हो गया, तो उसकी वजह से फिर शिथिलता आ जाएगी, तिमिर, भ्रम, कंडू पांडु ये सब लक्षण दिखेंगे। तो जब हमें जो कार्य अपेक्षित है, मूड वातानुलोमन के लिए, प्रीणन के लिए, क्लेदन के लिए, पाचन, रोचन, रुद्ध कार्य के लिए, तो कौन से मेडिसिन, कौन से द्रव्य का यूज करेंगे, उसके लिए हमें ये गण पता होना चाहिए। तो अम्लो धात्रिफल, धात्रिफल मतलब आमल की। अम्लिका, इमली। मातुलुंग, जो नींबू का एक टाइप है। अम्लवेतस, दाड़िमम अनार। रजत, ये रजत जो धातु है वो सिल्वर। तक्रम, छाछ, चुक्र फल है। पालेवत मतलब अमरूद, अम्ल वर्ग में आता है, याद रखो। फिर इसके बाद दही, दही। आम्र, जो आम रहता है वो। आम्रांतक, भव्यम, कपित्थम, करमर्दकम, ये जो फल है, ये सब जो जंगली फल जो है वो सब है यहाँ पे, ये सब अम्ल वर्ग में आते हैं। लवण स्कंद। लवण स्कंद। वरम सौवर्चलम कृष्णम बीडम सामुद्रम औद्भिदम रोमकम पांसुजम शीर्षम क्षारश्च लवणो गणः। तो इसमें वरम मतलब वरम का अर्थ होता है सेंधव लवण। सोवर्चल लवण, कृष्णा लवण मतलब काला नमक, वीर लवण जिसको हम नवसागर भी बोलते हैं, समुद्र लवण और औद्भिद लवण, रोमक लवण, पांचुज लवण, शीस लवण एवं क्षार लवण। इन ये सबको लवण स्कंद के द्रव्य बोले गए हैं। हाँ। तो लवण जो है ये सेंधव का प्रयोग में श्रेष्ठ माना जाता है ना। हम्म। तो लवण स्कंद, इसमें जितने भी सॉल्ट है सब इसमें आते हैं, और क्षार भी इसमें ही आते हैं। तो वरम सौवर्चलम कृष्णम बीडम सामुद्रम, सामुद्रम औद्भिदम रोमकम पांसुजम शीसम क्षारश्च लवणो वनः। तो हर एक में एक एक धातु दिया है, जैसे यहाँ पे शीस, जो लेड धातु है वो यहाँ पे दिया है लवण स्कंद में। फिर क्षारश्च, जितने भी क्षार है, स्वर्जिक क्षार, यवक्षार, ये सब इसमें आते हैं लवणगण में। और ये वरम, वरम मतलब जो सबसे श्रेष्ठ लवण है वो है सैंधव लवण। तो इसलिए ये सौवर्चल, कृष्ण लवण, बीड लवण, सामुद्र लवण, औद्भिद लवण, रोमकम, पांसुजम, ये सब लवण के टाइप से वो इस वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट। तिक्त स्कंद। तिक्तः पटोली त्रायन्ति बालकोशीर चंदनम
भूनिम्ब निम्ब कटुकात् आतगागरा गुरुवत्सकम् नक्तमाल द्विरजनी मुस्तमुर्वाट रुषकम् पाठापा अमा अपा पाठा अपामार्ग कांस्य अयोग गुडुची धन्वयासकम पंचमूल महद व्याघ्र विशाला अति विशावचा। तो तिक्त स्कंद में पटोल, त्रायंती, उशीर, चंदन, भूनिम्ब, निम्ब, कटुका, अगरु, वत्सक, नक्तमाल, मुस्त, मुर्वा, आटृषक, पाटा, अपामार्ग, कांस्य धातु, लोह धातु, गुरुची आदि और बृहद पंचमूल, अग्निमंत, व्याघ्रव, इन सब का उल्लेख आता है और ये सब जो है वो तिक्त स्कंद के द्रव्य है। हम्म। तिक्ता में पटोल, परवल, परवल की सब्जी श्रेष्ठ है, ये खानी चाहिए। फिर त्रायंती, वाड़ा, उशीर, जो वाला जो बोलते हैं वो है। चंदन, भुनिम्ब, निम्ब सबको पता ही है। कटुक, तगर, अगरु, वत्सकम, नक्तमाल, द्विरजनी। द्विरजनी मतलब दो टाइप के, हड़द, आंबा हड़द, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, वो इसमें आते हैं। मुस्ता, मुरवा, अटरूषक, वासा, पाठा, अपमार्ग, कांस्य, अयो, अयो मतलब लोह धातु, गुडुचि, धन्वयासकम यहाँ पे आता है। पंचमूल, जो पंचमूल है वो महत व्याघ्रव, जो व्याघ्री महत वाले व्याघ्री वो विशाला, अतिविशा और वचा, ये सब तिक्त स्कंद में आते हैं। नेक्स्ट। कटु स्कंद कटुको हिंगु मरीच कृमि जित पंचकोलकम कुठेराद्या हरितकाः पित्त मूत्र मरुषकार। तो कटुस्कंद में हिंग, काली मिर्च, क्रूमीजीत, पंचकोल जिसमें पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी का मिक्सचर आता है। कुठेरक आदि जो हरित वर्ग के द्रव्य होते हैं, जो पित्त, मूत्र एवं अरुषकर होते हैं, ये सब कटुस्कंद के द्रव्य होते तो कटुको हिंगु मरीच क्रूमिजित पंचकोलकम कुठेराद्य हरितका पित्तम मूत्रम अरुष्करम। यहाँ पे हिंगू, मरीच, क्रूमिजित, पंचकोल ये बताया तुमने, पिपली, पिपली मूल, चव्य चित्रक, नांगरही, ये सब इसमें आते हैं। कुठेर आद्या जो हरित कहा, ये सब जो ग्रीन प्लांट्स है वो सब, तुलसी, वन तुलसी। पित्तम, जो भी गोपित्त का प्रयोग हम लोग करते हैं, मूत्र का प्रयोग करते हैं, और अरुष्कर, इन सब का इंक्लूजन इसमें है, कटुस्कंद में है। मूत्र का प्रयोग भी हम लोग करते हैं, गोमूत्र का, अचामूत्र का, तो ये कटुस्कंद में आते हैं सब। नेक्स्ट। हैं। कषाय स्कंद वर्ग कषाय पथ्याक्षम शिरीषः खदिरो मधु कदम्ब औदुम्बरम मुक्ता प्रवाल अंजन गौरिकम बालम कपितम खरजूरम बीस पद्मोत्पलादि। तो कषाय स्कंद में पथ्या, अक्ष, शीरीष, खदीर, मधु, कदम्ब, उदुम्बर, मुक्ता, प्रवाल, अंजन, गैरिक आदि का बाल खजूर, बीस, पद्म तथा उत्पल आदि जो गण होते हैं, ये सब कषाय स्कंद के द्रव्य होते तो इसमें पथ्या, अक्षम, शिरीष, खदीर, मधु, कदम्ब, उदुम्बर, मुक्ता, प्रवाल, अंजन गैरिकम, बालम, कपित्थम, खरजूरम, बीसा, पद्मोत्पल आदि च। तो ये बीसा, पद्म, ये सब लोटस के अलग अलग प्रकार है, कमल के अलग अलग प्रकार। फिर वर्ग कशा है पथ्या, पथ्या मतलब हरितकी के लिए आया है पथ्या। फिर अक्ष मतलब विभीत की। फिर मुक्ता और प्रवाल, ये सब जो है ये सब धातुएं हैं। तो ये सब है कषाय स्कंद के अंदर। खजूर, पेशेंट्स आते हैं तो याद रखो, बोलते हैं हम खजूर खा सकते हैं क्या, तो खजूर ये कषाय स्कंद में आता है। नेक्स्ट। हैं। अब हम देखेंगे मधुर रस का श्लेष्म करत अपवाद। मधुरम श्लेष्मलम प्रायो जीर्णा अच्छ लिया लियवाद्रुते मुदगाद गोधूमतः क्षौद्रासितायाः जांगलामिषा। तो जो पुराना शाली धन्य वर्ग होता है, यव, मुदक, गेहूं,
मधु, शर्करा एवं जो जंगल पशु पक्षियों का मांस होता है, ये अतिरिक्त प्रायः सभी मधुर होते हैं और कफ का उत्पादन करते नहीं नहीं नहीं, अभी यहाँ से कैसे है, हमें अपवाद देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आएगा, मोटा पेशेंट, और वो बोलेगा मुझे मधुर रस ही खाना है, तो हमें तो उसको अभी सेटिस्फाई करना पड़ेगा मधुर रस देके। लेकिन मधुर रस के जो कार्य हैं वो उसमें नहीं दिखने चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे अपवाद बता के रखे हैं कि मधुरम श्लेष्मलम, जो मधुर है वो श्लेष्मल रहता है प्रायो जीर्णशाली यवाद रुत्रे, रुते मतलब इनको छोड़ के, जो जीर्णशाली है उसको छोड़ के, जो पुराना चावल है, इसीलिए हम लोग साठी चावल, जो पुराना है उस चावल का प्रयोग करते हैं। जो पुराना है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट कम हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो रहता है उसमें कम हो जाता है, इसीलिए वो श्लेष्मल कफज वृद्धि करने वाला कार्य नहीं करता है। फिर मुद्ग, गद, गोधूम, अतः शौद्रा सीताया जांगल आमिषात, ये सब जो है वो मधुर होने के बावजूद भी कफ प्रकोप नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट। सर। तो इसमें अपवाद मतलब मोस्टली मधुर रस जो होता है वो श्लेष्म का उत्पादन करता है, बट ये जो एग्जाम्पल्स है वो श्लेष्म का उत्पादन नहीं करेंगे, इनके नहीं करें। अतिरिक्त जो भी मधुर द्रव्य होंगे हाँ, वो करेंगे। बराबर। तो इसका प्रयोग हमें कब करना ये- पड़ेगा वो देख के रखो। ठीक है। हाँ। यस। हम्म। अम्ल रस का पित्तकर अपवाद, प्रायो अम्ल पित्त जननम दाड़िमम अम्ल का द्रुते। इसका मतलब है दाड़िम एवं अम्ल की, इनको छोड़कर प्रायः समस्त अम्ल रस वाले द्रव्य पित्त वर्धक होते हैं। बस हम्म। दाड़िम और अम्ल की ये दोनों नहीं। हाँ, तो प्रायो अम्लम पित्त जननम, जो अम्ल रस होता है वो पित्त जनन करने वाला होता है। दाड़िम आम्ल का रुते, रुते मतलब छोड़ के, तो दाड़िम आम्ल को छोड़ के बाकी सब पित्त जनन करने वाले होते हैं अम्ल रस के द्रव्य। नेक्स्ट। लवण रस का चाक्षुष्यकर अपत्वाद, अपत्यम लवणम प्रायश अक्षुषो अन्यत्र सैंधवात। सैंधव लवण के अतिरिक्त बाकी सारे जो लवण होते हैं वो चक्षु के लिए अहितकर होते हैं। हम्म। अपथ्यम लवणम प्रायश्च, प्रायः चक्षुषो अन्यत्र संधवा। तो देखो, लवण जो द्रव्य है वो प्रायश चक्षुषो अपथ्यम, जो नमक है वो चक्षु के लिए अपत्य है। सैंधवम वर्जयित्वा, सैंधव लवण को छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट। तिक्त रस का बातलत्व अपवाद एवं कटुरस का अपवाद, तिक्तम कटु च भूयिष्ठम अवृष्यम वातकोपनम ऋते अमृता पटोलिभ्याम शुंठी कृष्णा रसोनतः। इसका मतलब है गुडुचि, पटोल और शुंठी, कृष्णा और लहसुन, ये जो है इनको छोड़कर प्रायः सभी जो होते हैं तिक्त एवं कटुरस वाले द्रव्य वातकारक और अवृष्य होते हैं। हाँ, तो तिक्तम कटु च दोनों को एक साथ ले लिया इन लोगों ने, तिक्त रस को भी और कटु रस को। च भूयिष्ठम अवृष्यम, अति सेवन किया अगर तिक्त और कटु रस का तो यह अवृष्य रहता है और वात कोपन करने वाला रहता है। रुते किसको छोड़ के, अमृता मतलब गुड़ची, पटोल को छोड़ के, शुंठी कृष्णा रसोनतः। तो अमृता पटोल ये जो है वो तिक्त में आ जाएंगे, और शुंठी कृष्णा, कृष्णा मतलब पिपली, और रसोन ये आ जाएंगे कटु में। नेक्स्ट, पिपली को वृक्ष बताया है, शुंठी भी वृक्ष है, रसोन भी वृक्ष है, कटुरस होने के बावजूद। नेक्स्ट। यस। कषाय रस का अपवाद है, कषायम प्रायशः शीतम स्तंभनम च आभ्याम विना। तो अभ्या जो है इसको छोड़कर सभी कषाय रस वाले द्रव्य शीतवीर्य एवं स्तंभन कार्य होते हैं। हाँ, कषायम प्रायश शीतम, जो कषाय वर्ग के जितने भी द्रव्य है वो सब शीत विरह के होते हैं, उनका कार्य शीत होता है और स्तंभन करने वाला होता है। च अभयाम बिना, लेकिन अभया जो है हरित की, उसको छोड़ के बाकी सब शीत और स्तंभन करने वाले होते हैं। तो ये पर्याय याद रखो, अभया हरित की के लिए आया है, वहां पे हमने पीछे पथ्या देखा था हरित की के लिए। नेक्स्ट। अभी रसों के वीर्य एवं गुण के बारे में बताया है। रसाः कटव अम्ल लवणा वीर्येण उष्णा यथोत्तरम
तिक्तः कषायो मधुरस्त्वदेव च शीतलाः तिक्तः कटुः कषायश्च रुक्षा भद अमलास्तथा पटव अम्ल मधुराः स्निग्धाः सृष्टविन्मूत्र मारुताः पटोः कषायस्तस्माच्च मधुरः परमं गुरुः लघुरम्लः कटुस्तस्मात् तस्मादपि च तिक्तवक तिक्तक। तो यहाँ पे बोला है कटु अम्ल और लवण में उत्तर उत्तर उष्णवीर्य का अधिक्य होता है। अर्थात मतलब कटु रस जो होगा वो उष्णवीर्य अम्ल होगा, तो उष्णतर तथा लवण जो होगा वो उष्णतम होगा। मतलब सबसे ज्यादा उष्णतम होगा लवण, देन अम्ल एंड देन कटु। हम्म। इसी प्रकार अगर हम तिक्त, कषाय और मधुर रस का देखेंगे तो वीर्य उत्तर उत्तर शीत होता जाएगा। मतलब तिक्त जो होगा वो शीत होगा, कषाय जो होगा वो उससे ज्यादा शीत वीर्यतर होगा और मधुर सबसे ज्यादा शीत वीर्यतम होगा। हम्म। बराबर है। वैसे तो वैसे ही सर वो रुक्षता के बारे में भी होगा ना। तिक्त, हाँ। कटु और कषाय रस वाले जो होंगे वो उत्तर उत्तर अधिक रुक्ष होंगे और मल को बांधने वाले होंगे। अर्थात तिक्त रस जो होगा वो रुक्ष बद्धमल होगा, फिर कटु रुक्षतर बद्धमल होगा, फिर वो रुक्षतम होगा। हाँ। एंड सेम पटु के बारे में बोला है, पटु मतलब लवण। तो लवण, अम्लों और मधुर ये उत्तर उत्तर स्निग्ध तथा पुरुष मूत्र और अपान वायु को निस्सरित करते हम्म। इसका हैं। एक बार। लवण रस जो होता है, हम्म। हाँ हाँ, नहीं, ठीक है, ये बोलो। हाँ, बोलो। जो लवण रस होता है, लवण रस से कषाय रस गुरु एवं कषाय रस से मधुर अतिशय गुरु होता है। तो इसका मतलब है लवण, लवण से ज्यादा कषाय जो होता है ज्यादा गुरु होता है और कषाय से ज्यादा मधुर सबसे ज्यादा गुरु होता है। हम्म। अम्ल लघु होता है और अम्ल रस से ज्यादा कटु रस लघुतर होता है। तो उसके अर्थ होगा तिक्त जो होगा सबसे ज्यादा लघुतम होगा। तो वो सर उन्होंने चार्ट वाइज बताया है कि सबसे ज्यादा लघु कौन सा है, सबसे ज्यादा गुरु कौन सा होगा। हाँ, तो इसका एक चार्ट ही बना लो और उसके हिसाब से फिर अलग अलग अवस्था आने पे हमें कौन सा इसमें उष्णतम यूज करना है, उष्णतर यूज करना है, सिर्फ उष्ण यूज करना है, उसके हिसाब से कौन से रस सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से द्रव्य सिलेक्ट करना चाहिए, रुक्षता में कौन सा हमें, अगर अति रुक्ष चाहिए तो क्या सिलेक्ट करेंगे, ये इस हिसाब से एक बार टेबल बना लो तो क्लियर समझेगा ये। नेक्स्ट। अभी रसों के जो 63 भेद है उनके बारे में बताया है। हम्म। संयोगाः सप्त पंचाशत् कल्पना तु त्रिषष्टिदा रसानां यौगिकत्वेन यथा स्थूलम विभज्यते। तो मधुर आदि जो 6 रस है इसका परस्पर लोगों के साथ हम संयोग करेंगे तो इनका स्थूल रूप से तो 57 भेद होता है। पुनः इसमें 6 रसों को जोड़ देने के बाद इनकी जो संख्या होती है वो 63 यानी कि 63 हो जाती हाँ, तो मतलब जो षड रस है उनका कॉम्बिनेशन लेंगे हम, सिंगल रस को नहीं काउंट करना है, तो वो टोटल 57 होते हैं और 6 रस को मिला दिया तो टोटल 63 इनके संयोग के भेद हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट। है। यस। तो अभी बोला है ऐकेक हीनास्तान पंचदश यान्ति रसाद्विके कृके स्वादुर्दशाम्लः षट् त्रीन् पटुस्तिक्त एकैकम् चतुष्केषु दश स्वादुश्चतुरो अम्ल पटु सकृत् पंचकेष्वेकम् एवाम्लो मधुरः पंच सेवते द्रव्यम एकम षडास्वादम संयुक्ताश्च षड्रसा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि उन मधुर आदि षड रसों के परस्पर भेद के साथ, कॉम्बिनेशंस के साथ, मतलब दो दो के साथ 15 हो जाता है। मतलब मधुर अम्ल, अम्ल मधुर, मधुर तिक्त, मधुर कटु, मधुर कषाय, ऐसे तो पहले 15 भेद होंगे दो दो रसों के साथ मिलके। फिर तीन तीन संयोग का होगा 20। मतलब मधुर अम्ल लवण, मधुर अम्ल तिक्त, मधुर अम्ल कटु, ऐसा कॉम्बिनेशंस बना के 20 होंगे। दो दो के साथ 15 होंगे, तीन तीन के साथ होंगे 20। तो अन्य अम्ल के साथ फिर से दो दो, फिर लवण के साथ दो दो, फिर उनके तीन तीन, फिर चार चार के सहयोग से और 15 होंगे और पांच पांच के सहयोग से 6, और फिर जो उनका स्वतंत्र होगा वो षड्रस। तो ऐसे दो दो के 15, थ्री थ्री के कॉम्बिनेशन के साथ 20, चार चार के साथ 15, पांच पांच के साथ 6 और 6 का कुल तो 57 होता है।
यह रस संयोग बोलते हैं, इसे रस संयोग बोलते हैं। इसके अतिरिक्त जो मधुरादि एक एक रस का भेद कल्पना हम लोग जो कंसिडर करते हैं, तो 57 + 6 63 हो जाता है। तो कुल 63 भेद बताए। इस पे मोस्टली पीछे का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। फिर ये वाला जो लास्ट श्लोक है ये हम कल अगले लेक्चर में देखेंगे, और अगला लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे। अभी ये बंद हो सकता है रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे।